हाँ, एक स्ट्रगल है, मतलब ऐसे थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा। मॉडलिंग में मैं जब आया था तो मैंने सबसे प्यारी चीज़ यही सीखी थी कि सब खूबसूरत होते हैं। शूट करते करते शाम तक ना पैरों से खून निकल गया था। कई मेरी 2 मिनट का ही टाइम होता है, तो शो के टाइम पे वो सारी चीज़ें एडजस्ट करना। ये जो एक परसेप्शन थी कि सिर्फ मॉडल ही सुंदर होते हैं या स्किनी लोग ही सुंदर होते हैं, ये परसेप्शन टूट गई। मिसगाइड करते हैं लोग पैसों को लेकर भी, और एक्सप्लॉइट भी करते हैं अलग अलग तरह से। एक सक्सेस के लिए बार बार फेलियर से होके जाना पड़ता है ना, एकदम से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। दैट टाइम आई वॉज डैम इमोशनल, और मैं एक्चुअली फूट के रोया हूँ उस दिन। वो मुझे चुप करवाने आया था और 2 मिनट बाद वो रो रहा था और मैं उसे चुप करा रहा। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम मॉडलिंग की दुनिया की बात करते हैं तो एक ऐसी दुनिया हमारी आंखों के सामने आ जाती है जिसमें ग्लैमर होता है, दौलत होती है, शोहरत होती है, और हमारी एक ऐसी फीलिंग होती है कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं। लेकिन क्या ये मॉडलिंग की दुनिया इतनी आसान है, और इसमें कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं? मॉडल बनने के लिए कौन सी बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, और किस तरह से हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और इस लाइन में अपने आप को मिसगाइड होने से बचा सकते हैं? इन सभी बातों पर आज होगी गुफ्तगू मिस्टर हरीश जसवाल के साथ, जो कि मॉडल हैं और ग्रूमर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। जी सर, सबसे पहले आपके सफ़र की बात करते हैं। आप मॉडल कैसे बने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज इन सुंदरनगर में था मैं। वहाँ से मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत क्या, मतलब मुझे वहाँ से पता चला। मैं कॉलेज में जैसे रैम्प शोज़ या फैशन शोज़ होते थे कॉलेजेस में, तो वो मैं करता रहता था, उनमें पार्टिसिपेट। तो एक हमारा जिम होता था, वहाँ पे हमारे जो जिम इंस्ट्रक्टर थे उनको कहीं से पता चला था कि टी सीरीज़ के ऑडिशंस हैं। तो ही टोल्ड अस, मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड होता था, मेरा जूनियर होता था, तो हमें बताया उन्होंने। तो मेरा जो जूनियर था, ही फोर्स्ड मी टू गिव दैट ऑडिशन। तो उन्होंने फोर्स किया। वहाँ से फिर हम ऑडिशन देने दिल्ली आए, और दिल्ली आके हाइट टचवुड अच्छी थी, तो हो भी गया। वॉक वगैरह तो मतलब पहले से थोड़ा था, तो मतलब एक प्रैक्टिस थी पहले से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम रैम्प शोज़ करते रहते थे, तो हो गया, ऑडिशंस क्लियर हुए। और उसके बाद हम टी सीरीज़ चले गए आफ्टर डिग्री बीटेक। मैं आई वाज बीटेक इंजीनियर, तो बस उसके बाद फिर हम बीटेक के बाद टी सीरीज़ गया, और वहीं से वो शुरुआत हुई सारी। जी। तो सर, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में मॉडलिंग की है, थोड़ा सा बताइए। मैम, उसमें बड़े सारे प्रोजेक्ट्स थे। पहले हिमाचल से ही शुरू हुआ था। एक शो होता था, मुझे अभी खासा उसका मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा क्या शो था वो। उसके बाद मिस्टर इंडिया एग्जॉटिक, एंड बहुत सारे पेजेंट्स जो थे वो सारे मिस्टर इंडिया तक वो सारी फाइट किया। और मिस्टर हिमाचल, मतलब मुझे कभी लगा था कि मैं मिस्टर हिमाचल भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मिस्टर इंडिया कर लिया था, तो मिस्टर हिमाचल करने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो फिर वो मौका नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली में अलॉट ऑफ शोज़ फॉर जबोंग, मिंत्रा, और ये सारे जो भी आपके ब्रांड्स हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स हैं, उनके लिए किया। और मॉडलिंग में अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं, तो मैं फैशन मॉडल होने के साथ साथ मैंने साथ में जैसे एक अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो मुझे जब जैसे ग्रूम करते करते, अपने आप को ग्रूम करते करते समझ में आया कि मेरे जो फीचर्स हैं वो लाइफस्टाइल या प्रिंट मॉडलिंग के लिए हैं। तो उसके बाद फिर प्रिंट मॉडलिंग में मैं ज़्यादा एक्टिव हुआ था,
वहीं से एक टी सीरीज़ के बाद मेरे एक टीचर रहे थे विपिन गौर सर, तो उनके ही गाइडेंस में फिर सारी चीज़ें हुई। मतलब उन्होंने बताया तो उन्हीं के गाइडेंस से जबोंग के लिए, मिंत्रा के लिए जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मतलब मेरी लाइफ का रहा था वो मिंत्रा था, जबोंग था, उसके बाद शेरिन था, उसके बाद 2-3 और ब्रांड्स बड़े बड़े। उसके बाद तो खैर वो जर्नी चलती रही, और जो मेरा सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट रहा था वो था प्रिंट मीडिया में, वो था जियोनी के लिए। जियोनी आपका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है, उसके लिए एक बारी हमने शूट करा था, तो बस वो था आईपीएल के टाइम पे, आईपीएल 2016 और मे बी 17। तो सर मिस्टर इंडिया के क्या अनुभव रहे आपके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर मेरे ख्याल से पहुँचना हर एक मॉडल का सपना होता है, तो वो कैसा अनुभव था आपका? वो बहुत प्यारा था। उसमें लाइक आपको हर एक कंट्री के ना हर एक हिस्से से आपको लोग मिलते हैं, तो हर एक हिस्से से लोग वहाँ आए हैं। आपको साउथ के लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, नॉर्थ के लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, आपको अपने हो सकता है अपने स्टेट का एक आधा कोई और मिल जाए, है ना। वो एक कंपटीशन, और कंपटीशन के साथ ना हम डाइवर्सिटी को देखते हैं पूरे इंडिया की, और उसके बाद उनके साथ कंपटीशन होता है, अलग अलग लोगों से सीखने को मिलता है, और वहाँ पे ग्रूमर्स काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो ग्रूमर्स अच्छे अच्छे होंगे ही, तो वहाँ पे एक आप विन करें या ना करें, लेकिन आप जब मिस्टर इंडिया कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात होती है। वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इतना कर देता है कि आपको कुछ और मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। सर ये सब कुछ आसान रहा, मॉडल बनना, उसके बाद मिस्टर इंडिया में जाना, और आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या ये बहुत आसान होता है या बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें अच्छी हाइट मिल गई, अच्छा चेहरा मिल गया, बस हम मॉडल बन गए, तो कैसा रहता है ये सफ़र? ये एक्चुअली आपने बहुत रिलेटेबल सा क्वेश्चन पूछा है। मतलब मेरे जो टीचर थे, ही टोल्ड मी वंस कि अगर आपको ना मॉडलिंग इंडस्ट्री में रहना है या इस इंडस्ट्री में रहना है तो आपको अपनी सक्सेस को संभालना आना चाहिए। संभालना लाइक कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है कि जैसे ही वो थोड़ा सा नाम मिलेगा, थोड़ा सा शोहरत मिलेगी, लोग सेल्फियाँ लेने आएंगे या प्रोजेक्ट्स मिलेंगे या पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, तो वो सक्सेस ना एकदम से सर चढ़ जाती है। तो अब आप उसके बाद वो हम्बलनेस ख़त्म हो जाती है। तो वो पहला वो चीज़ होती है सक्सेस के बाद की। लेकिन उसके पहले का जो सफ़र होता है वो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब हमने एक स्ट्रगल किया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब दुनिया से कुछ हटके सबकी लाइफ में अपना एक स्ट्रगल रहता है। दुनिया से हटके कुछ नहीं किया, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूर है। अगर ये सोचें कि हाइट है और चेहरा अच्छा है और हो जाएगा, तो नहीं। मॉडलिंग एक डेडिकेशन है जो मैं हमेशा अपनी क्लास कभी भी स्टार्ट करता हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, तो जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ, शुरू के जो मेरे लेक्चर होते हैं उसमें मेरा यही सिखाना होता है कि मॉडलिंग इज़ अ डेडिकेशन। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में, लाइक क्लास में नहीं, क्लास के बाहर भी जब आपकी जो रेगुलर लाइफ है उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आपको उठना पड़ेगा टाइम से, आपको सोना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा, चेहरे का ध्यान रखना पड़ेगा, खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा खाने का, जो बंदा फूडी हो उसको खाने पे ना वो ध्यान रखना, वो एक्चुअली बहुत एक डेडिकेशन वाली बात होती है, वो डिसिप्लिन के साथ हो सकती है। तो मतलब हाँ, एक स्ट्रगल है, मतलब ऐसे थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मॉडलिंग में मैं जब आया था तो मैंने सबसे प्यारी चीज़ यही सीखी थी कि सब खूबसूरत होते हैं, ठीक है। आपका प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए। अच्छे सब लगते हैं, सब अच्छे लग सकते हैं, बट आप प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हो वो ज़रूरी है। तो अगर कोई ये सोचे कि मेरी हाइट अच्छी है और मेरी शक्ल अच्छी है तो मैं मॉडल बन गया, तो ऐसा नहीं होता। आपको सीखना ज़रूरी है, आपको उसमें कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको लगता है कि शायद वॉक करना, चलना ही तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ चलना नहीं होता। मतलब मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पहला शूट था
उसमें नए शूज़ थे मुझे, नए शूज़ हमेशा काटते हैं पैरों को, तो उसमें नए शूज़ थे। तो शूट करते करते हम लाइक सुबह से ही शूट चल रहा था, वो शूट करते करते शाम तक ना पैरों से खून निकल गया था। तो हम आप नहीं बोल सकते आप, क्योंकि शुरू में आए हैं तो एक हेजिटेशन होता है कि किस तरह से बोलें, लेकिन दोनों पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग शूट। और अब वो शूट लंबा भी चल सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हो सकती है। आपको अगर आप रैम्प कर रहे हो तो हो सकता है आपको सुबह से शाम तक खड़े रहना है, आपके अलग अलग चेंजेस होंगे। चेंज के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम होगा, समटाइम्स 4 मिनट का होगा, 5 मिनट का। 5 मिनट का तो फिर भी बड़ा अच्छा टाइम है, कई बारी 2 मिनट का ही टाइम होता है। तो शो के टाइम पे वो सारी चीज़ें एडजस्ट करना, वो सीखने और प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं। वाकई आपने सही कहा, क्योंकि जब हम स्क्रीन पर देखते हैं या जब हम किसी मॉडल को देखते हैं, हम कहते हैं वाह कितनी अच्छी लाइफ है, लेकिन जो पीछे की बातें होती हैं, जैसे सर ने बताया कि आपके पैरों से खून निकलने लगा था, और ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। हर एक शूट में कुछ ना कुछ होता है, तो हम कई बार वो ग्लैमर तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो एक चैप्टर होता है जिसमें स्ट्रगल होती है, जिसमें चैलेंजेस होते हैं, वो शायद कई बार हम नहीं देख पाते। सर, आपको क्या लगता है कि ये एक कारण है कि जो मॉडल है या मॉडलिंग की दुनिया है ये बहुत ग्लैमरस होती है, इसलिए आज के समय में यूथ को ये लाइन बहुत अट्रैक्ट कर रही है? हाँ, ये ग्लैमरस है, और ग्लैमर किसको नहीं पसंद है एक्चुअली। ग्लैमरस लाइफ एवरीवन वांट टू लिव दैट लाइफ। और जब हमें वो ज़िंदगी जीनी होती है ना, सबको अच्छा लगता है कि एक अटेंशन मिले, लोग आएँ, लोग आपके साथ बात करें, सेल्फी लें। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो पॉपुलैरिटी वाला वो एक फेज़ पसंद नहीं होता, अपनी पर्सनल लाइफ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। लेकिन सबको, यूथ को तो बेसिकली ये लाइफ पसंद होती है। अब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी आए, सोशल मीडिया आया, तो 2016 के बाद आई फेल्ट कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ग्रो अप किया एकदम से, और लोगों को प्लेटफॉर्म मिला अलग अलग तरह का। उसमें अच्छा कंटेंट भी आया, बुरा कंटेंट भी आया, और लोगों ने जो जा नहीं पा रहे थे ना कहीं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला उसके लिए, है ना। तो लोगों का अपने आप ही एक सेल्फ ग्रूमिंग होना शुरू हुई, तो एक बैरियर सेट हो गया। अब तो एक जो बैरियर सेट हो गया, अब लोगों को उससे बाहर निकलना है। लाइक जब पहले लोगों को लगता था कि ये लास्ट है, अब वो जो लास्ट लोगों को लगता था ना, उस लास्ट तक ऑलमोस्ट 60% यूथ जो है ना वो पहुंच गया है। अब उस लास्ट को क्रॉस करना है, तो उससे अच्छा और क्या लेके आओगे, उससे प्रोडक्टिव और क्या लेके आओगे, क्रिएटिव और क्या लेके आओगे। तो वो चीज़ों के लिए ना रेगुलर आपको मेहनत करनी है, रेगुलर आपको बढ़ते रहना, और यूथ ऑब्वियसली उससे अट्रैक्ट होगा, जो हुआ भी है। और रेगुलरली ये चीज़ चलती रहेगी, मतलब एक कारवां टाइप है ये, तो वो कारवां चलता रहेगा, और यूथ इसी तरह से अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट हुआ है। यूथ अट्रैक्ट होता है, और वाकई ही जब हम किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, इस समय जितना हमें लगता है, हम भी सोशल मीडिया के साथ इन टच रहते हैं कि इतना कंटेंट आने लगा है कि कई बार हम ये भी नहीं पता चलता है कि ये सही चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं आपको सर ये नहीं लगता कि ये जो सक्सेस होती है, जब हम अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे होते हैं और हमें लाइक्स या फॉलोअर्स मिल रहे होते हैं, तो ये जो सक्सेस है ये शॉर्ट टर्म की होती है, थोड़े समय की होती है? ये एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म की ही होती है। अगर आप बात करें, अगर आप कंटेंट अच्छा नहीं दे रहे हैं ना, तो लोग आपको देखेंगे, एक दिन देख लेंगे, दूसरे दिन देख लेंगे, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं कुछ, तो वो तीसरे दिन आपको नहीं देखेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर सोशल मीडिया के आने से लोग अच्छा बुरा कंटेंट देना शुरू किया लोगों ने, तो उसी सोशल मीडिया ने ऑडियंस को भी तो ट्रेन किया है ना, उसी तरह से ऑडियंस के माइंड को। ऑडियंस को 5 मिनट भी बोर होना गवारा नहीं है। मतलब लाइक हम फ़ोन पकड़ेंगे, हम 5 मिनट बोर नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तो हम फ़ोन लेके उसको स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर देंगे। और अगर हमें कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो हमारे पास जो पहले रिमोट होता था, रिमोट में भी सिलेक्टिव या कुछ लिमिटेड चैनल्स होते थे, अब वो नहीं है। अब क्या है कि आपके पास फ़ोन है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है,
अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको आधे सेकंड का भी टाइम नहीं लगता उसको चेंज करने में। तो ऑडियंस भी उस तरह से चेंज हुई है। सिर्फ प्रोड्यूसर या वो लोग या क्रिएटिव लोग जो हैं वो चेंज नहीं हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से, ऑडियंस भी चेंज हुई है। सर आप ये बताइए कि आपने इंटरव्यू में बात की है कि मॉडल्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आप लाइफस्टाइल मॉडलिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, कौन कौन सी ये टाइप्स होती हैं? इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ मेन टाइप्स हैं, जैसे लाइक आप फैशन मॉडलिंग है, लाइफस्टाइल मॉडलिंग है, प्रिंट मीडिया है आपका पार्ट मॉडलिंग होती है, आपकी फ़िटनेस मॉडलिंग है, आपकी और बहुत सारे हैं इसमें, है ना। जैसे मतलब ये तो फिर 5-6 कुछ मतलब यू कैन से ओवरवेट होती है। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, इनके भी अलग अलग सब पार्ट्स हैं। सर एक क्वेश्चन, मॉडल बनने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है क्या? बिना ट्रेनिंग के भी मॉडल बना जा सकता है? ट्रेनिंग ऑब्वियसली ज़रूरी है। मतलब लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओवरनाइट कुछ कर जाएं। आपके पास कुछ होता है ना, वो बॉर्न टैलेंटेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। तो मतलब ये मेरी समझ में नहीं आता, गॉड गिफ्टेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कितना जल्दी कर रहे हो, आप कितना जल्दी सीख रहे हो सकता है आप किसी को देख के सीख रहे हो सकता है आप किसी के पास जाके सीख रहे हो सकता है आप किसी एकेडमी में जाके सीख रहे हो सकता है आपका कोई टीचर है, हो सकता है आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए बार बार फेल हो रहे हो, है ना। मतलब एक सक्सेस के लिए बार बार फेलियर से होके जाना पड़ता है ना, एकदम से ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। तो वैसे ही सीखना ज़रूरी है। लाइक हमें अगर जॉब चाहिए तो हमें स्कूल की वो 12 क्लासेस के बाद कॉलेज के बाद मास्टर डिग्रीज, बैचलर्स के बाद मास्टर्स के बाद भी कुछ लोग PhD एंड ऑल वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में जाते हैं। तो उसी तरह हर चीज़ को करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में सबसे पहला काम सीखना होता है। और लोगों के ना यूथ में क्या दिक्कत क्या हुई है कि यूथ को लगा क्या, या शायद यूथ को ट्रेंड इस तरह से किया गया सोसाइटी ने कि आप सिर्फ जाओगे, आपके पास चेहरा अच्छा है, जो आपका पिछला क्वेश्चन था, चेहरा अच्छा है, आप जाओ, आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो आपको एक प्रोसेस से होकर एक वो कहते हैं ना, भट्टी से होकर तप के निकलना पड़ता है। तो एक प्रोसेस से होकर ही निकलना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई शॉर्टकट है तो वो शॉर्टकट वही वाली, वो आपका सेकंड क्वेश्चन कि वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, है ना। तो अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको अपनी कला से, अपनी आर्ट से प्यार है, तो आपको वो सीखना ज़रूरी है। और सीखने लोगों क्या होता है ना, मॉडलिंग में लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, है ना। एक्चुअली पता ही नहीं होता कि करना क्या है, उसकी और खर्च कहाँ पर करना है, वो मेन दिक्कत होती है। आपको मतलब मैं चलो इस पर क्लियरली बोल देता हूँ, आपको खर्च बेसिकली सिर्फ सीखने पे और पोर्टफोलियोज़ पे। लास्ट टाइम शायद हमारी जब बात हुई थी तो हमने ये बात करी थी, सीखने पर और पोर्टफोलियो पर, इन 2 चीज़ों पे पैसा खर्च होता है। तीसरा अपने ही बॉडी पे खर्च होएगा, आपके कपड़ों के लिए, आपकी जिमिंग के लिए, या मतलब बेसिकली आपके ही अपने ही ऊपर सारा, है ना, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पर ही सारा पैसा खर्च होगा। अदरवाइज़ उसके अलावा जो 2 चीज़ें हैं वो सिर्फ आपका सीखने पे और पोर्टफोलियो पे खर्च होएगा, अदरवाइज़ उस पर कोई खर्चा नहीं होता। तो सीखना ऑब्वियसली ज़रूरी है। जी सर ये बताइए कि किसी समय कहा जाता था कि मॉडल बनने के लिए दुबला पतला होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप थोड़ा स्किनी टाइप हो तो आप अच्छे मॉडल बन सकते हो। फिर एक ऐसा ट्रेंड आया कि जिसमें ये कहा जाने लग गया कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपका स्किनी होना ज़रूरी है, आप प्रेजेंटेबल होने ज़रूरी चाहिए। तो आप क्योंकि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, आप उस फील्ड में काम करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन आप उस फील्ड में रहते हैं, असलियत क्या है? क्या कोई भी मॉडल बन सकता है, या मॉडल बनने के लिए पैमाने हैं, स्टैंडर्ड है? स्पेशली बात करूंगी एक हाइट की, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसकी हाइट छोटी है, ये मॉडल नहीं बन सकते। और दूसरा, क्या जो लोग थोड़े ओवरवेट होते हैं, स्किनी टाइप नहीं होते, वो भी मॉडल बन सकते हैं? ये 2 मुद्दों पर ज़रूर खुलकर बताएं। एक्चुअली ये एक परसेप्शन ना सारी सोसाइटी के दिमाग में है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसका कोई दिस एंड दैट करके कोई आंसर हो सकता है, नहीं।
एक जो टाइम था, जो आपने बात करी कि एक टाइम था कि उसमें सिर्फ स्किनी लोग ही मॉडलिंग करते थे, ये सच है। स्किनी लोग मॉडलिंग करते थे क्योंकि स्किनी लोगों पर आप प्रेजेंट करना ज़्यादा आसान होता है। और लोगों को क्या लगता है कि मॉडल जो होता है ना, हिंदी में उसको नमूना बोलते हैं, है ना। तो एक सैंपल को देख के हम हमेशा क्या करते हैं कि जब हम किसी सैंपल को देख रहे हैं ना, तो हम अपने आप को उसमें देखना शुरू करते हैं। तो इसलिए वो जो स्किनी वाला जो एक परसेप्शन था वो सही था। आपको अच्छा मॉडल बनना है तो आपको अपनी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, ये सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ओवरवेट हो तो आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। दुनिया में तो ओवरवेट लोग भी तो है ना, तो वो भी तो कपड़े पहनते होंगे, वो भी तो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए सपने देखते होंगे। तो ये जो एक परसेप्शन थी कि सिर्फ मॉडल ही सुंदर होते हैं या स्किनी लोग ही सुंदर होते हैं, ये परसेप्शन टूट गई टाइम के साथ। अब ये परसेप्शन नहीं है। हाइट का एक मेज़रमेंट ज़रूर रहता है कि हाइट मॉडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बहुत ज़्यादा हाइट हो ऐसा भी नहीं है। 5'11" अब एक स्टैंडर्ड हाइट कर दी गई थी और अभी मेरे ख्याल से उस पर और काम चल रहा है, एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है, तो वो शायद और कम हो जाए। लेकिन वो 5'8" और 5'11" जो है वो मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड के लिए है। लेकिन मॉडलिंग सिर्फ मिस्टर इंडिया और मिस्टर वर्ल्ड नहीं है, उसके अलावा भी मॉडलिंग है। और जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल होता है, प्रिंट होता है, तो उसमें हाइट का रोल नहीं होता लाइफस्टाइल और प्रिंट में। और उससे पहले आपने मुझसे पूछा था कि मॉडलिंग के पार्ट्स, मैंने तब भी कहा था कि ओवरवेट मॉडलिंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किनी और हाइटेड लोग ही मॉडलिंग कर सकते हैं। ओवरवेट लोग, हाइट जिनकी बहुत नॉर्मल है, जिनको लगता है कि हम बहुत एवरेज दिखते हैं, वो भी मॉडलिंग कर सकते हैं। और इवन बिलीव कि जो बहुत एवरेज लुकिंग लोग होते हैं ना, उनको मॉडलिंग में बहुत काम मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स दिख रहे हों, वही मॉडल्स होते हैं। जो एवरेज लुकिंग लोग होते हैं ना, जिनके साथ सोसाइटी रिलेट कर सके कि मैं शायद ऐसा दिखता हूँ या शायद मैं ऐसा दिख सकूँ, तो उनको काम भी बहुत मिलता है। तो ये परसेप्शन अब टूट गया कि आपको बहुत सुंदर होना है या आपको बहुत हाइटेड होना है या आपको छोटा होना है, मोटा होना है, पतला होना है, ये सारी चीज़ें निकल गई हैं। आप सुंदर होते हो, अपने आप में सुंदर होते हो। जैसे मैंने कहा था कि मैंने पहली चीज़ ये सीखी थी कि सब सुंदर होते हैं, बस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। सर ये बताइए कि कहा जाता है कि इस फील्ड में एक्सप्लॉयटेशन है, मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें ठीक तरह से प्रोसेस नहीं पता। कि जैसे आपने अभी बताया था कि सीखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग ये भी नहीं सोचते अच्छा मॉडलिंग भी कोई सीखने की चीज़ है। वो कहते हैं कि मॉडल बनना है तो इसमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या प्रोसेस है? अगर कोई पर्सन जिसको ABC भी नहीं पता मॉडलिंग की, वो मॉडल बनना चाहता है, वो कहाँ से शुरुआत करे? शुरुआत अपने लाइफ में अपने आप से ही, वही डिसिप्लिन लाके, और कोशिश करे कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाए, वहाँ से सीखना शुरू करे, अपने आप को ग्रूम करे, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, और अच्छे जो आपके टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस में आप चीज़ें करो तो चीज़ों का ज़्यादा पता चलता है ना। तो अब जो चीज़ें, जो स्ट्रगल उन्होंने किया होगा, जो गलतियाँ उन्होंने करी होंगी, वो आपको बता सकते हैं कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, या आपको यहाँ नहीं यहाँ जाना है, या आपको ये नहीं ये करना है ना। तो वो चीज़ें आपको, तो सीखना, एक इंस्टीट्यूट देखो जहाँ जो भी आपको लगता है कि ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ सीख सकते हो, वहाँ जाओ, और वहाँ कंजूसी मत करो, वहाँ पैसे खर्चो। पोर्टफोलियो के लिए कंजूसी मत करो, वहाँ पैसे खर्चो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। हाँ, मतलब ये भी नहीं है कि एक्सेस में खर्चो, स्मार्ट तरीके से वहाँ पे खर्चना ज़रूरी है। लाइक कपड़े लेना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है और आप किसी मॉल में ही जाके शॉपिंग करो। आप नॉर्मल शॉप से भी जाके शॉपिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है मॉल में जाके शॉपिंग करनी है। तो वो कुछ स्मार्टनेस होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई टेक जिम में जाने की ज़रूरत है, आप नॉर्मल जिम में भी जा सकते हो, क्योंकि आपको वर्कआउट ही करना है ना, आपको पसीना बहाना है, आपको अपने आप को फिट रखना है, तो आप नॉर्मल जिम में भी रख सकते हो। ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि, और आई एम नॉट सेइंग कि आप हाई टेक में नहीं जाओ। अगर आप अफोर्ड
अफोर्ड कर सकते हो तो आप जाओ, बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे जाके मतलब बहुत ज़्यादा वो खर्चने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को अप टू डेट या अपग्रेड रखने की कोशिश करो। और अगर इस फील्ड में एक्चुअल में काम करना है तो ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है जो मिसगाइड करते हैं लोग। ये आपको फाइंड आउट करना है कि मिसगाइड कैसे करना है। जैसे बोला कि पैसे सिर्फ इन चीज़ों पे खर्च होते हैं, इसके अलावा पैसे खर्च नहीं होते। हाँ, वो जो मैनेजमेंट की बात मैंने करी थी कि मैनेजमेंट बैठ गई है आर्टिस्ट के ऊपर, तो जब मैनेजमेंट आ गई है तो हाँ कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें, तो वहाँ देख लो कि अगर आप यहाँ पैसे खर्च कर रहे हो तो इससे आपको मिलेगा क्या, है ना। एक अच्छा आपको रिप्रेजेंटेशन, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड दैट इज़ गुड। अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सामने वाला तो अच्छा ही दिखाएगा ना कि मैं बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए अपने बेसिस पे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने टीचर से पूछिए, है ना। तो उसके लिए टीचर का होना ज़रूरी है। मिसगाइड होते हैं, मिसगाइड करते हैं लोग पैसों को लेकर भी, और एक्सप्लॉइट भी करते हैं अलग अलग तरह से, है ना। अलग अलग तरह से ऑडियंस इतनी समझदार है। तो मैंने वही कहा कि अगर आपके पास शॉर्टकट्स हैं, जो मैंने पहले कहा था, शॉर्टकट्स हैं तो आप कर तो लोगे, लेकिन कब तक, मतलब आप 2 कदम चल लोगे, 3 चल लोगे, 4 चल लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं चल पाओगे, है ना। अगर आपको चलना है लॉन्ग टर्म के लिए, या आपको ज़िंदगी भर इस यहाँ पे काम करना है और आपको प्यार है इस चीज़ से, तो आपको बेसिकली सीखना है और इस प्रोसेस में होके ही जाना है। सर, एक बात जो बार बार जब हम किसी से भी डिस्कस करते हैं तो ये बात सामने आती है, कहते हैं लोग कि जो मॉडलिंग का करियर है वो थोड़े समय के लिए होता है, कि मॉडल का चेहरा जो है जब तक लाइमलाइट में रहता है तब तक वो पॉपुलर रहता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नए चेहरे सामने आ जाते हैं, आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आप सरवाइव नहीं कर पाते। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कौन सा प्रोफेशन चुनोगे? अक्सर ही ये सवाल उन बच्चों के सामने हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिलीज़ रखती हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं, कि एक समय में आकर आपका ये फेस पुराना हो जाएगा, नए लोग आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो सर, कितनी सच्चाई है, वाकई ऐसा होता है? ट्रू, ऐसा होता है। मतलब आप हमेशा जवान तो नहीं रह सकते, बट ये जो परसेप्शन था, इस परसेप्शन को भी अब आज के टाइम पे लोगों ने तोड़ा है। आपने देखा होगा कुछ 1-2 मॉडल्स हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो 16 years के, हाँ वो जी मॉडलिंग करियर शुरू करा था। फिर उसके बाद अभी बियर्ड रख के करा, एक अच्छी लुक्स में लोग आ रहे हैं, उन्होंने मॉडलिंग करियर शुरू करा। और बड़े अच्छे मॉडल्स हैं जो एटलीस्ट मुझे जितना याद है कि 20, 22, 25 सालों से वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को अपग्रेड कितना रख रहे हो। आप जो टाइम है, टाइम की जो डिमांड है या फैशन की जो डिमांड है, उसके हिसाब से अपने आप को कितना ग्रूम कर रहे हो, कितना अपने आप को बदल रहे हो, कितना अपने आप को फिट रख रहे हो, या कितनी जो आप बेसिकली नया क्या दे पा रहे हो, है ना। अगर जब तक आपके अंदर वो नया सीखने और नया करने की ललक है तब तक आप नए हो। जब तक वो ललक नहीं है आपके अंदर, वो ललक ख़त्म हो जाएगी तो आप पुराने हो जाओगे। लाइक मैं, मेरे इससे पहले जो लोग मुझे जानते हैं, मतलब तो वो उनको पता है कि वो इंडियाज़ बेस्ट हेयर स्टाइल अवार्ड मिला था। तो उस टाइम पे मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, लाइक 3 इंच का तो मेरा वो बन होता था, जूड़ा, है ना। तो वो मुझे नहीं याद उस टाइम पे, उस टाइम तक मैंने कभी एक्चुअली किसी को नहीं देखा था वो हेयर स्टाइल में। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे देख के आए, लेकिन बहुत सारे लोग वैसे हेयर स्टाइल और वैसी चीज़ों को करके आए। वो हेयर स्टाइल भी डिसेंट दिख सकता है, डिसेंट फॉर्मल हो सकते हो आप उस हेयर स्टाइल के साथ भी, वो मैंने करके दिखाया था। उसके बाद हमने बाल कटवा लिए, अब कुछ और करेंगे। तो बेसिकली आपको अपने स्टाइल के साथ, अपनी चीज़ों के साथ अपग्रेड रहना पड़ेगा। आपका वेट कभी ज़्यादा हो सकता है, मसल वेट ज़्यादा हो सकता है, कभी आप कम कर सकते हो। आप
आपको अपने ही साथ खेलना है ना, तो वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं जब आप सीख रहे होंगे, आप प्रोसेस के ज़रिए चल रहे होंगे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब किसी टाइम मैं 93 kg भी था, किसी टाइम मैं 59 भी था, आजकल मैं 76-7 हूँ, है ना, तो कभी मैं 70 भी होता हूँ। तो वो वेरिएशंस चलती रहनी चाहिए ना, कि कुछ लोग मेरे को इस तरह से जाने, कुछ लोग मेरे को उस तरह से जाने, है ना, अलग अलग तरह से जानते रहें। तो वो आप नई चीज़ें जब तक करते रहोगे तब तक आप नए हो, नहीं हो तो ठीक है, मतलब छूट जाएगा तो आप कुछ और भी कर लो। लेकिन अगर आपने सोचा कि यही करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। सर, आप मॉडलिंग के करियर में हो, सबसे प्यारी याद इस फील्ड से आपकी कौन सी जुड़ी हुई है, और क्या कोई ऐसा अनुभव भी है जो बहुत कड़वा है? दोनों बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, अच्छा और बुरा। कड़वा तो लेट इट, कड़वे तो मतलब मूवमेंट आते रहते हैं। तो लाइक मैं वो इंसान हूँ जो, है ना, जो मुझे जानते हैं तो आई एम दैट गाय जो कभी, है ना, मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा खुद को। तो है ना, जब से मतलब हम खुद होश संभाला है, तो वो कड़वा मोमेंट तो मतलब आते रहते हैं। मतलब लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। तो जो हमने सीखा लाइफ में, मतलब अपने टीचर से, अपने ग्रूमर से, तो अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आएंगे और आते रहेंगे, उनको लेकर रो नहीं सकते। हाँ, मैं रोया हूँ तो खुशी में, जैसे कि बहुत अच्छे मोमेंट, लाइक जब मैंने पहली बार मुझे लगा था कि ये प्लेटफॉर्म है और अभी मैं स्टेज पे आया हूँ। वो दिल्ली में एक DLF में हम शो कर रहे थे। DLF मॉल उस टाइम पे आपके एशिया का सबसे बड़ा मॉल था, तो वहाँ हम शो कर रहे थे और मैंने जैसे स्टेज पे पैर रखा था ना, दैट वाज ऑसम। और क्या क्राउड था वो क्राउड, मतलब एक आर्टिस्ट को जब वो क्राउड देखता है ना, तो और क्राउड जब हुटिंग कर रहा होता है उसके लिए, चेयर अप कर रहा होता है उसके लिए, तो वो एक आर्टिस्ट को उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि और कुछ अच्छा लगता होगा। मुझे फ़ोटोज़ खिंचवाना अच्छा लगता था, मतलब नॉट लाइक कि मैं सेल्फीज़ दूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम रहता हूँ। मुझे जैसे मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ गाय कि अगर मैं कहीं गया हूँ, जैसे मान लो मैं कहीं पहाड़ों में या मतलब कहीं भी किसी अच्छी सी लोकेशन में गया हूँ, तो आजकल क्या हो गया ना लोगों को, और मैं उसको गलत भी नहीं बोल रहा, लोगों को क्या हो गया कि वहाँ पे वो फ़ोटोज़ खींचेंगे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। जब थोड़े टाइम पहले की बात है, तो चांद निकला था और चांद ना मतलब ऐसे लग रहा था बहुत पास से, बहुत करीब से। मुझे याद नहीं है वो क्या होता है उस दिन, कुछ शायद त्यौहार होता है, बहुत पास से लग रहा था, है ना, और बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरे साथ जो भी था, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा चांद बहुत अच्छा है। तो वो जो लोग थे ना, वो सारे यार फ़ोटोज़ खींचना शुरू कर दिए, और बस लाइक कि सब फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बट मुझे वो चांद देखना था। ठीक है, वो मोमेंट को जीना था, है ना, वो मेरे अंदर है, कोई इशू नहीं है। मतलब मुझे वो फ़ोटोज़ खींचने, वो वहाँ पे नहीं खींचने का शौक़। जब मुझे काम करना है ना, जब मुझे कैमरा के लिए काम करना है, तो मुझे फ़ोटोज़ का शौक़ है। तो जब मेरा पहला शूट हुआ था, जब मैंने कहा था कि वो शूज़ थे और मेरे पैरों से भी खून निकल रहा था, तो उस टाइम पे वो खून निकल रहा था लेकिन वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो खुशी थी। और उसके बाद जो एक सबसे अच्छा मोमेंट था, जो जब मैं अपने होम टाउन वापस गया और वहाँ पे मेरे किसी दोस्त की शादी थी, तो हम वहाँ गए थे और वहाँ पे जो आसपास के जितने लोग थे, मतलब वहाँ के जो बड़े बड़े और लोग थे, उन्होंने भी आके फ़ोटोज़ खिंचवाए। और ये मुझे नहीं था मतलब इवन मैं जब टी सीरीज़ से वापस गया था, तो उन्होंने वेलकम बहुत अच्छा करा था। जैसे मैं हमीरपुर पहुँचा, हमीरपुर रहता था उस टाइम पे, वैसे आई एम फ्रॉम हिमाचल और बेसिकली मेरे घर मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब जाऊ उसलपुर के पास। तो लेकिन उस टाइम पे हम हमीरपुर रहते थे। तो हमीरपुर जैसे पहुँचा तो उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम करा, बहुत वार्म वेलकम करा। और उसके बाद जैसे वो शादी में गया था, तो वही सब सेल्फीज़ एंड ऑल। तो जैसे जब वो चीज़ देखी थी ना, दैट टाइम आई वॉज डैम इमोशनल, और मैं एक्चुअली फूट के रोया हूँ उस दिन। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, अर्पित नाम है उसका, अर्पित गुप्ता, तो वो मेरे साथ था। वो मुझे चुप करवाने आया था और 2 मिनट बाद वो रो रहा था और मैं उसे चुप करा रहा था कि तू क्यों रो रहा है भाई। तो मतलब वो ऐसी कुछ बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। तो मतलब मैं खुशी में रोया हूँ। बुरा टाइम तो आता रहता है, उसका कोई इशू नहीं है, वो तो आता जाता रहता है। सर, आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड करते हैं, बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल आप हैं। आपके रोल मॉडल मॉडलिंग में कौन है?
मेरे रोल मॉडल ऐसा मतलब कि मैं सिर्फ एक को देख के सीखा ऐसा नहीं था। हमने जब शुरू करा था और जैसे क्रेज़ एक बढ़ना शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था जब अर्जुन रामपाल और दिनो मोरिया उस टाइम पे काम कर रहे थे। अर्जुन रामपाल, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ अर्जुन रामपाल, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो बंदा पर्सनालिटी वाइज। अब जैसे वो बात कर रहे थे आपके पुराने हो जाते हैं, तो वो तो कब से 20 सालों से वो भी अप्रॉक्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो क्या पर्सनालिटी है उनकी आज भी, और आवाज़ है ना। तो मुझे एक बारी कॉम्प्लीमेंट मिला था कि मेरी आवाज़ उनकी तरह, हालांकि नहीं है, भारी है, उनकी तरह नहीं है, बट क्या आवाज़ है, क्या पर्सनालिटी है। तो वहाँ से शुरू हुआ था। उसके बाद जब हमारे टाइम पे हमने भी शुरू नहीं करा था, वो काफ़ी बड़े मॉडल हैं, प्रतीक जैन हैं, तो प्रतीक जैन को देख के काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था मैं। मिस्टर वर्ल्ड में उन्होंने 2014 में रिप्रेजेंट करा था इंडिया को, प्रतीक जैन है। उसके बाद रोहित खंडेलवाल तो खैर मिस्टर वर्ल्ड रहे थे। तो ये कुछ 3-4 लोग हैं जो इंडिया से बाहर मैंने कभी इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया। एक डैनियल करके एक मॉडल हैं, बहुत अच्छे हैं, यूट्यूबर भी हैं वो अब। तो उनको मैं काफ़ी देखता हूँ, क्योंकि वो ना वही एक नॉर्मल चेहरा है और वो रिलेटेबल है लोगों के लिए, तो इसलिए मुझे डैनियल पसंद है। ये कुछ 3-4 लोग हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कोई नहीं है, लेकिन कुछ 3-4 लोग हैं ये। जी सर, तो सर फ्यूचर में आपके क्या प्लान हैं? आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? कुछ सोचा होगा कि आने वाले 5-10 सालों में मैं यहाँ पर अपने आप को देखूँगा? एक्चुअली फ्यूचर का इतना मैंने नहीं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं ऐसा बहुत ज़्यादा फ्यूचर मैंने देखा नहीं। मुझसे जब भी कोई पूछता है तो मेरा बहुत सिंपल आंसर होता है कि 35-40 तक काम करूँगा, इससे बाद में काम नहीं करना है। तो क्योंकि लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है। मतलब आई वाज अ बॉक्सर, तो मेरा मतलब मेरा एक मानना है कि मुझे वो फिर से करना चाहिए। मैं बॉक्सिंग तो नहीं करूँगा उसके बाद, मुझे सिखाना अच्छा लगता था बॉक्सिंग भी। तो मतलब आने वाले 10-15 सालों में मुझे एक ट्राइबल एरिया में जाके बॉक्सिंग सिखाना शुरू करना है बच्चों को, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता, लाइक आदिवासी काइंड ऑफ, या वैसे किसी जगह पे, या वहाँ पे अलग से एक घर बना के वहाँ पे। लेकिन यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी फैमिली की, यहाँ पे अच्छा घर बना के वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे चीज़ों को सेटल करने के बाद, ताकि एक जो सर्टेन एक जो स्टेबिलिटी की जो मेरी इनकम हो, वो एक मैं जनरेट करके फिर वहाँ पे चला जाऊँ। और उससे पहले बॉलीवुड या मुंबई में फिर से जाके थोड़ा कुछ काम करूं, वो है। लेकिन वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो अभी कुछ सालों में चला जाऊंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बात करो कि बहुत बाद में मेरा सिर्फ इतना है कि एक ज़िंदगी जीऊँगा सुकून भरी, बस। का ये जो सपना है ज़रूर पूरा हो, और उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि आपने कहा है कि उन बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ जो आदिवासी हैं, जहाँ तक पहुँच नहीं होती उन बच्चों की कुछ सीखने की, तो बहुत सारे बच्चों का सपना भी आप पूरा करेंगे। तो हम चाहते हैं आगे आपका सपना ज़रूर पूरा हो। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। सबसे पहली बात कि अगर मॉडलिंग ग्लैमरस फील्ड है तो इसमें चैलेंजेस भी हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर आकर हम सेलिब्रिटी बनेंगे तो इसके पीछे स्ट्रगल भी है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुई है कि मॉडलिंग से जुड़ी बहुत सारी परसेप्शंस हैं, धारणाएं हैं जो लोगों ने बनाई हैं, समाज ने बनाई हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा नहीं है। जैसे कि हम मॉडल किसी भी एज में बन सकते हैं, मॉडल में अच्छी हाइट होनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी अच्छी हाइट नहीं है तो आप कभी मॉडल नहीं बन सकते, या अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं तो आप मॉडल नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी परसेप्शंस जो हैं आज हमारी क्लियर हुई हैं। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि अक्सर ही कह दिया जाता है कि इस फील्ड में एक्सप्लॉयटेशन है, आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से वो हर एक फील्ड में मिलते हैं, वो हर एक इंसान ने, क्योंकि जब हम मॉडल बनना चाहते हैं तो इतने को मैच्योर हम हो चुके होते हैं कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सही है और कौन गलत है। सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मॉडल बनना चाहते हैं?
फ़िलहाल तो आपका थैंक यू। मैं हमेशा जो चीज़ कहता हूँ कि अपने आप को ग्रूम करने के लिए काम कीजिए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाओ और एक रूटीन बनाओ और एक चैलेंजेस क्रिएट करो अपने लिए। और सबसे ज़रूरी बात, सीखना शुरू करो कहीं से जहाँ आपको लगता है कि आप अच्छा सीख सकते हो, जहाँ आप चीज़ें कर सकते हो, और है ना, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो वहाँ आप जाओ। जो भी आपको अपने आसपास लगता है कि आपको सिखा सकते हैं और अपने बेस्ट है, तो है ना, तो वहाँ सीखना शुरू करो, और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वाकई ही दोस्तों, सीखते रहना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।